करंट अफेयर्स पे आ जाइए, फटाफट लिखते हैं करंट अफेयर्स। लिखिए समर्थ योजना, समर्थ स्कीम। बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा था शाम वालों ने। देखो इससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। एक आर्टिकल होता है 123, वन टू थ्री में वही होगा जो 1 2 3 करके हो जाता है काम। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या पारित करने की, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पारित करने की। तो ये समझ लो कि ये क्या है। आर्टिकल 123 ये कहता है कि अगर लोकसभा नहीं बैठी हो, राज्यसभा नहीं बैठी हो, बीच बीच में नहीं भी तो बैठती है, 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर, इसके आसपास वो बैठती है लोकसभा राज्यसभा दोनों, इसके आसपास बैठती है लोकसभा राज्यसभा दोनों, और इसके आसपास बैठती है लोकसभा राज्यसभा दोनों। जरूरी है क्या जिस दिन लोकसभा बैठे उसी दिन राज्यसभा बैठेगी? नहीं, हो सकता है कि लोकसभा 10 तारीख को बैठी तो राज्यसभा 17 तारीख को आ गई, ऐसा भी होता है। किसी कारण से कोई भी रीजन हो सकता है। बैठना तो दोनों को पड़ता है साथ में, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग सदन में, क्योंकि सत्र में काम हो रहा है तो एक काम कहाँ जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, तो दोनों का बैठना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही बैठी रहेगी। वो सिचुएशन अलग है जब इमरजेंसी लग जाती है या सरकार गिर जाती है तो केवल राज्यसभा रह जाती है, वो तो एक बैकअप होता है कि हाँ राज्यसभा चला लेगी। तो 1 2 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति तब कानून बना सकता है जब कौन ना बैठा हो, लोकसभा और राज्यसभा ना बैठी हो, और वो कुछ भी बना सकता है। और उसका वो जो कानून बनाएगा वो कितने महीनों तक चलेगा? 6 महीने, 6 मंथ। तो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस की सबसे दूरी क्या हो सकती है? वो दूरी 6 महीने नहीं होती है, वो महीने होती है 6 मंथ एंड 6 वीक। समझो कैसे। राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से कानून बना दिया, हो सकता है जरूरी था, लोकसभा का वेट नहीं कर पाए, राज्यसभा की बैठक का वेट नहीं कर पाए, दोनों सदन नहीं बैठे, इसलिए बीच में इमरजेंसी में सरकार ने बोला, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी राय पे काम करेगा? सरकार की। सरकार तो है ना, सरकार की राय पे राष्ट्रपति काम करेंगे। और उन्होंने कह दिया अभी सदन में कोई भी नहीं है, अभी बैठक नहीं हो रही है, तो आप क्या करो, ये कानून पारित करो। कानून पारित कर दिया। हमें ये पता है कि सदन की बैठक की दूरी कितनी नहीं होनी चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 2 की जगह कितने होते हैं? 3, ताकि 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो, इसके पहले दिन से और इसके पहले दिन से, इसके बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये 6 हफ्ते का क्या नाटक है? इस लेवल पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, समझ लेना। राष्ट्रपति ने कानून बनाया, 6 महीने तक चला, और 6 महीने में कोई लोकसभा बैठी ही नहीं किसी कारण, इमरजेंसी कुछ भी, तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो कानून बंद हो जाएगा। लेकिन 6 महीने होने को आखिरी दिन बचे थे, और आखिरी दिन में लोकसभा बैठ गई और राज्यसभा भी बैठ गई, तो उस दिन से लेकर 42 डेज और चलेगा क्या? वो 6 महीने वाला कानून। और वो 42 डेज में डिसाइड होगा कि राष्ट्रपति को कायते इतनी इमरजेंसी पड़ी कि उन्होंने वो कानून लाए, और किस कानून को हम परमानेंट करें या ना करें उस पर बात चलेगी। 42 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, और 42 डेज में बात नहीं हो पाई तो वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस कितना चल सकता है? 6 महीने और 6 हफ्ते, यानी 42 डेज। और ये याद रखो, दोनों सदन का बैठना जरूरी है। अगर 6 महीने का ऑर्डिनेंस उन्होंने पारित किया था और मान लो 5 महीनों तक लोकसभा बैठी ही नहीं, और फिर 5वें महीने का पहले दिन में लोकसभा बैठी, तो वहां से 42 डेज नहीं देखेंगे,
फिर देखेंगे राज्यसभा कब से बैठी, या दोनों में से कोई भी कब आखिरी वाला बैठा। जैसे ये 10 तारीख को बैठी लोकसभा और राज्यसभा 17 को बैठी, तो कहां से देखेंगे वो 42 डेज? 17 से। दोनों का बैठना जरूरी है। क्लियर है? ऐसे कुछ ट्रिकी चीजें आ जाती हैं परेशान करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू, देखो एक और चीज तो ये है कि राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस जो होता है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि नया संशोधन ला रहा हूं मैं संविधान में, डेमोक्रेसी हट रही है, मैं राजा, वो नहीं हो सकता। किसी भी कानून को वो ला सकते हैं। जैसे बिहार में क्या हुआ था, वहां का सेम पावर गवर्नर के पास होगी राज्य के लिए, राज्य के कानून बनाने के लिए। बिहार के गवर्नर ने 233 बार ऑर्डिनेंस पारित किए थे। क्यों? 42 डेज होते, कुछ हो नहीं पाता, फिर ऑर्डिनेंस, फिर 42 डेज, फिर ऑर्डिनेंस, फिर 42 डेज, फिर ऑर्डिनेंस। लोकसभा जब नहीं बैठी हो तो 6 महीने ऑर्डिनेंस चलेगा, लेकिन इसी बीच में लोकसभा बैठ गई, राज्यसभा बैठ गई या बैठी हुई ही है, तो सिर्फ कितने दिन चलेगा? 3 हफ्ते, 42 डेज। क्यों? क्योंकि फिर क्वेश्चन, असल काम कानून बनाने का किसका? लेजिस्लेचर का। नहीं तो लेजिस्लेचर बैठा ही क्यों? सब राष्ट्रपति से ही बनवाओ ना, फिर तो कुछ भी बनता चला जाएगा। चेक करने के लिए कि भैया क्या जरूरत थी, फिर उस पर चर्चा होगी 42 डेज। सही लगेगा तो कंटिन्यू कर देंगे बिल पारित करके, और गलत लगेगा तो हटा देंगे। तो गवर्नर की या राष्ट्रपति की शक्तियां ओवर यूज्ड नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये रुकावटें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, ऑर्डिनेंस हो या कोई भी बिल हो, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल होगा। न्यायालय तो हर कानून को चेक करता है ना, तो क्यों नहीं होगा? इसीलिए बेसिक क्लियर रखो एकदम, जो है वो है, बात खत्म। कोई भी कानून की समीक्षा कर सकता है। अरे 9वीं अनुसूची में जाके कर देता है, तो राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस क्या 6 महीने तक लगे, फिर उसके बाद में उस पे के ऊपर केस चलेगा तो बिल्कुल चल सकता है, उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए करंट अफेयर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए समर्थ स्कीम, समर्थ योजना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र मंत्रालय। 10 लाख यूथ स्किल डेवलपमेंट, 10 लाख लोगों का कौशल विकास करना। नौकरियां तो छोड़ ही दो आप, सिर्फ और सिर्फ कौशल विकास करना है। 10 लाख लोगों का कौशल विकास। रतलाम में वो सुना आपने, वो हो गया कुछ, नोट छाप रहे थे पति पत्नी, प्रिंटर लाए और नोट वाले कागज लाए और छापना शुरू। 12 लाख रुपए छाप दिए और फिर गुजरात चले गए थे। गए भी कहाँ? सबसे शातिर लोगों के यहाँ कि सोना खरीदेंगे। किसको बेवकूफ बनाओगे? गुजरातियों को। गुजरात पहुंच गए गोल्ड खरीदने के लिए। क्या करते हैं लोग, मतलब स्थिति वाकई में विकट है। लोगों के पैसे कमाने का मौका नहीं है और ऊपर से फिर से लॉकडाउन लग रहा। रतलाम का तो वो 10 बजे वाला है ही, इंदौर में लग गया है, भोपाल में लग गया, जबलपुर में लग गया है, संडे लॉकडाउन। धीरे से पूरा हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। फिर गर्मी आ रही है और अभी तो कल हैप्पी बर्थडे था 22 तारीख। 1 साल हो गए नाटक के, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, समर्थ स्कीम है, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मतलब 10 लाख नौजवानों को। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हथकरघे से बनाया हुआ कपड़ा। ये बैठी हैं बीच में मैडम, टेक्सटाइल मंत्रालय। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द हाउस। सदन से एमपी का निलंबन। सस्पेंशन ऑफ एमपी फ्रॉम द हाउस, सदन से एमपी का निलंबन। मॉनसून का सत्र चल रहा था और 8 जो एमपी थे राज्यसभा के, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी। और 8
बदतमीजी की हद ये कि बिल्कुल क्लासरूम छोड़ के वो एकदम टीचर के टेबल के पास ही चले गए और विरोध करा, तो एक मोशन पास करके इनको सस्पेंड कर दिया गया। मोशन पास कैसे करा? वॉइस मोशन, सबने चिल्ला दिया बाहर निकाले, हाँ निकाल दो सर, सबको बाहर। 8 वॉइस मोशन सफिशिएंट है ना, आवाज आ गई जोर से, मतलब काम हो गया। ठीक है, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनका ड्यूटी होता है कि सदन की शांति बनाए रखें। इन 8 छात्रों ने शांति नहीं बनाई रखी। ठीक है, और तो लड़कियां भी हैं इसमें ग्रुप में। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास पावर होती है सस्पेंड करने की, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास पावर नहीं होती है सस्पेंड करने की। इसीलिए वो क्या करवा देते हैं? मोशन पास करवा देते हैं कि जरा चिल्लाओ तो इनको भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि मेरे पास तो ताकत नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स बोल देते हैं हाँ बाहर, तो वो हो गया राज्यसभा। और ऐसी क्लास जिसमें टीचर डिसाइड करे कि उसको बाहर जाना है या नहीं जाना है, तो वो हो गई लोकसभा। तो एमपी का सस्पेंशन अलग अलग चलता है। राज्यसभा में अध्यक्ष सस्पेंड नहीं करेंगे, राज्यसभा सस्पेंड करेगी। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर सस्पेंड कर देंगे। द पावर ऑफ लोकसभा, ये पावर होती है। ठीक है, रूल नंबर लिख लो। संसद का रूल है ना, रूल बुक पूरी, तो रूल बुक में लिख लो 255, रूल नंबर 255। ये रहेगी राज्यसभा के चेयरमैन के पास, रूल 255 255। और दूसरे रहेगी 373 में रहेगी लोकसभा स्पीकर के पास। समझ गए रूल में क्या होगा? 255 में होगा कि इनको बाहर निकालना है, सदन बताए कौन सा सदन? राज्यसभा। और फिर दूसरे में रहेगा कि सदन को बताने की जरूरत नहीं है, इसने मेरे मुंह पे माइक फेंक के मारा, ये बाहर जाएगा, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंशन कितने भी लिमिट का हो सकता है, मतलब 10 साल का तो होगा नहीं, 5 साल के लिए तो आए बेचारे, तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। फिर ऑपोजिशन जिस पार्टी के हैं वो भी तो चिल्लाएंगे कि हमारी टीम के हैं, तुम तो बाहर जानबूझ के बाहर फेंक रहे हो। पता चला 373 का यूज़ करके सारे कांग्रेसियों को सस्पेंड कर दिया। फिर लाओ कानून एक के बाद एक, वो नहीं हो सकता। मिसयूज की भी एक हद होती है ना, क्योंकि अगला लिखिए सिलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। 4 टाइप्स ऑफ कमिटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि तदर्थ, जो हमेशा रहती है, फिक्स रहती है, परमानेंट रहती है और सारे बिल्स को एक समान मान के चलती हैं। कमिटीज क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए देखो, बिल कोई कानून लाना है, अगर आप सभी को लोकसभा में आप सब बैठे और आपको कोई कानून लाना है, किसी एक ने बोल दिया कि ये कानून लाना है, तो लोकसभा में चर्चा चलेगी, उसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा चलेगी। लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों को इकट्ठा करके कमेटी बनाई जाती है कि तुम स्पेशली क्या करो, इस बिल पे चर्चा करो। हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कमेटी बना के अलग से चर्चा करने के लिए बोल दिया जाता है। तो वो सब स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है। सिलेक्ट कमेटी में लिख लिए, इट स्क्रूटनाइज द बिल्स इन 2 वेज। यह विधेयकों का निरीक्षण 2 तरीकों से करती है, या फिर ऐसा लिखो, पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज द बिल्स इन 2 वेज। संसद विधेयकों की चर्चा 2 तरीकों से करती है। पहला तरीका लिखो, डिस्कसिंग इन आइदर हाउस, किसी भी सदन में चर्चा कर लेना। डिस्कसिंग इन आइदर हाउस, किसी भी सदन में चर्चा कर लेना। दूसरा तरीका लिखो, रिफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी, या संसदीय समिति को सौंप देना। रिफरिंग टू पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति को सौंप देना। तो 2-3 कमेटी के बारे में लिख लो। एक होती है सिलेक्ट कमेटी,
प्रवर समिति, सिलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। क्या होती है सिलेक्ट कमेटी? किसी एक पर्टिकुलर कानून के बारे में स्क्रूटनी करना, वो किसके लिए, उसके लिए क्या बनाया जाएगा? सिलेक्ट कमेटी। फॉर्म्ड फॉर एग्जामिनिंग अ पर्टिकुलर बिल, किसी विशिष्ट विधेयक के निरीक्षण के लिए, के परीक्षण के लिए। मेंबरशिप इज लिमिटेड फ्रॉम वन हाउस, सदस्य केवल एक सदन के बन सकते हैं। मेंबरशिप इज लिमिटेड फॉर वन हाउस, सदस्य केवल एक सदन के बन सकते हैं। इस कमेटी में अगर बैठेंगे तो ऐसा नहीं राज्य से भी लिया है, लोक से भी लिया है। लोक में चल रहा है वो चर्चा, तो उसके लिए लोकसभा समिति बना देगी और उस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। उनको बोल दिया जाएगा इसको एग्जामिन करो, हमको दूसरे भी काम करने हैं। क्या ये जो राय देगी वो मानने लायक होगी? हो सकती है नहीं भी, मतलब रिकमेंडरी इन नेचर, रिकमेंडेटरी इन नेचर, केवल सुझाव दे सकती है। आ गया सिलेक्ट कमेटी, मतलब एक पर्टिकुलर बिल के लिए बनेगी। दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति, ये क्यों बनती है? लिखो, दे एग्जामिन बिल्स, ये कानूनों का परीक्षण, बजट, बजट का, एंड पॉलिसीज ऑफ मिनिस्टर, और मंत्रियों की नीति का परीक्षण करती हैं। दे एग्जामिन बिल्स, बजट एंड पॉलिसीज ऑफ मिनिस्टर, ये विधेयक, बजट या मंत्रियों की नीति का परीक्षण करती हैं। देयर आर 24 सच कमिटीज, ऐसी 24 समितियां होती हैं, वर्किंग फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो मंत्रालयों पर जांच करती हैं। वर्किंग फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो मंत्रालयों पर काम करती हैं, लुकआउट के लिए रहती हैं। ईच कमिटी हैज 31 MP, प्रत्येक समिति में 31 MP होते हैं। ईच कमिटी हैज 31 MP, प्रत्येक समिति में 31 MP होते हैं। 21 फ्रॉम LS, 10 फ्रॉम RS, 21 LS से 10 RS से। समझ गए फर्क सिलेक्ट कमेटी का? सिलेक्ट कमेटी में सदस्य कहां से रहेंगे? केवल उसी सदन के रहेंगे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में दोनों, ज्यादा लोकसभा के, कम राज्यसभा के, टोटल 31 रहेंगे। कब तक रहती है ये? 1 ईयर टेन्योर, 1 साल की, 1 साल तक रहती है। और ये ध्यान रखने वाली बात, मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर्स, मंत्री सदस्य नहीं होते। मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर्स, मंत्री सदस्य नहीं होते। क्योंकि परीक्षण किसका करना है? मंत्रालयों का, बिल्स का, जो मंत्रालय लेके आएंगे। तो मंत्री ही, उस मंत्रालय का मंत्री ही बैठ गया कमेटी में, तो वो क्या बोलेगा? इसलिए जनरली अपोजिशन के लोग होते हैं, जनरली अपोजिशन मेंबर्स, सामान्यतः विपक्ष के लोग। फिर एक और होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त समिति। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो बस आप इतना लिख दो, फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ अ बिल, किसी विधेयक की विशिष्ट जानकारियों के लिए, फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ अ बिल, विधेयक की विशिष्ट जानकारियों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, खत्म करो इसको, हो गया, ये हो चुका है ना। आधिकारिक गुप्त कानून, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आधिकारिक गुप्त कानून। क्या हुआ? एक दिल्ली का एक जर्नलिस्ट था, उसने भारत की सेना की कुछ गुप्त जानकारी बॉर्डर पे जाके चाइना के किसी व्यक्ति को दे दी, तो उसको किसके हिसाब से गिरफ्तार किया है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अनुसार गिरफ्तार किया है। इसको हमने पहले ही पढ़ रखा है, बस ये याद रखिए कौन लेकर आया था ये सब? अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों में ये 1923 तो दिख रहा है, बट ये बहुत सबसे पहले बना था 1989 में। और इसका एक ही रीज़न था, न्यूज़पेपर की आवाज़ को दबाना, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले खोज खबर करके कुछ भी लिख देते थे, तो ऑफिशियल सीक्रेट जो रहता है वो बाहर आ जाता था, तो आवाज़ को बंद करना न्यूज़पेपर की, इसलिए ये एक्ट आया था। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते थे उसको।
एक्ट नंबर 14 था वो, एक्ट 14, पहले नंबर आते थे एक्ट 1 2 3 4, तो एक्ट नंबर 14 था वो, ठीक है। इतना डिटेल में तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं जाना। 1889 में बना था। देन सर्टेनली इसके बाद में इस एक्ट को थोड़ा सा बदला और इसमें और ज़्यादा कड़क कानून डाले 1904 में, जब लॉर्ड कर्जन थे। 1904 में क्या हो गया, टफ हो गया, मजबूत हो गया। उस वक्त कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। बाकी पनिशमेंट वगैरह दे रखी है। सरकारी गुप्त सेवाओं को या किसी अधिकारी पे जासूसी करना भी इसके तहत आता है। एस्पिनाज करना यानी कि जासूसी करना, ये सब सेक्शन 3 के तहत आते हैं। उसके अलावा अगर सरकारी इंफॉर्मेशन को बिना सरकार से पूछे बाहर रिलीज कर दिया तो सेक्शन 5 लगता है। तो धारा 3 जासूसी करने के लिए, धारा 5 सरकारी जानकारी को बाहर रिलीज करने के लिए होता है। देन सर्टनली इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी, 2006 में सेकंड ARC हुआ था। पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने ARC? 15 रिपोर्ट्स हैं टोटल, 15 है 16 है, 15 है ना? रिपोर्ट्स पढ़ो यार, वो प्लीज़ पढ़ो। GS2 का में लिखने के लिए बेस अच्छा रहेगा। प्रीलिम्स में तो ARC की रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन तो पूछेंगे नहीं, पूछ भी लेंगे तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिकमेंडेशन अच्छी ही होगी, बुरी तो होगी नहीं। ओके, तो ARC की रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया था कि इसको हटाया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें, और 2006 की बात थी है। क्योंकि बात क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौन से कानून से टकराता है? RTI से। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलता है जानकारी ले लो, जानकारी नहीं देनी हो तो अधिकारी किस चीज़ का हवाला देते हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, कि हम नहीं दे पाएंगे, कुछ सेंसिटिव जानकारी है, वो देश की अखंडता और एकता को जो नुकसान में ला दे। अब पुल कितने में बना, उसमें देश की अखंडता एकता क्या होगी? पुल की अखंडता और एकता जांचने के लिए ही तो पैसा पूछ रहे हैं कि भैया कितने में बना, तो वो सारी डिटेल्स बाहर आ जाती हैं। द नेक्स्ट इज, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या शेयर कर लेना, कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, वो सब इसके तहत होता है। दैट मीन्स किसी अधिकारी पे भी ये लग सकता है। एक प्लान बन रहा है, इधर एक सिन सिटी बनेगी बहुत बड़ी, बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया, पता चल गया और आपको पता चला, तो आप उसको जेल में डाल सकते हो कि इसने गलत किया है। क्योंकि इससे नुकसान किसका होगा? आम नागरिक का, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी होल्डर्स आएंगे और सस्ते सस्ते में खरीद लेंगे। ये चीज़ है। अगला लिखो, लोक अदालत। आई थिंक लोक अदालत भी आपने पढ़ रखा है। कौन करवाता है एस्टेब्लिश? ये नालसा है ना? तो लोक अदालत नालसा, सालसा या डालसा एस्टेब्लिश करवाते हैं। लोक अदालत का काम क्या होता है? गरीब लोगों को बिना किसी फीस के उनको न्याय वगैरह देना। तो लोक अदालत ऐसी दिखती है, ठीक है। बहुत सारे जज एक साथ बैठ गए और ये बैक टू बैक केस पे डिसीजन होते जा रहा है। लोक अदालत बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये याद रखिएगा, फाइनल बाइंडिंग होता है, अदालत ही है ना, जज ही बैठे हैं, तो बाइंडिंग होता है इनका डिसीजन। वो वाला नहीं होता कि राय है, इच्छा है तो मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं। जज साहब बैठे हैं, पोंछा लगवा देते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं वो। तो बहुत सारी पोथी वगैरह रखी हुई है। देन नेक्स्ट इज, ये आपका गायब हो गया, MCI ख़त्म, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फाइनली ओवर हो चुका है और इसकी जगह क्या आ गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा, बस नाम बदल दिया है, काम तो वही है। तो जो MCI होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बस ये लिख लेना, MCI रिप्लेस्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। MCI की जगह NMC आ गया, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। पहले भारतीय चिकित्सा परिषद थी, अब चिकित्सा आयोग आ गया है। इनके काम लिख लो, काम क्या क्या होंगे। अंडर दिस, इसके तहत 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स, 4 स्वायत्त बोर्ड होंगे। 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स, 4 स्वायत्त बोर्ड होंगे। चारों बोर्ड का नाम लिखिए, लिख रखा हमने पहले भी।
अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिखो सबके, UGMEB, UGMEB, और इन पे रिसर्च कीजिएगा। दूसरा PGMEB, अरे दो बोर्ड होंगे ना, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। एक MBBS संभालेगा, एक MS MD संभालेगा, उसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना, उसकी शुरुआत करवाना, वो सब। तीसरा बोर्ड होगा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। तीसरा होगा मेरे लायक एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, नैतिक एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। नैतिकता देखी जाएगी, कोई डॉक्टर कुछ गलत कर देता है तो वो, फिर वो डॉक्टर की भी न्यूज़ देखी थी अभी, चाटा पड़ा था एक को, एक पुलिस वाला एंटर हो गया अस्पताल में, किसी को लेके आया था, बात नहीं मान रहे थे डॉक्टर्स, डॉक्टरों की अकड़ अलग रहती है, उसने सारी अकड़ निकाली उस डॉक्टर की, सरकारी डॉक्टर थे ना, सरकारी डॉक्टर सुनते नहीं है। तो वो था किस लेवल का, वो हवलदार था, धुनाई कर दी और सारे 5-6 की एक साथ पकड़ पकड़ के सब भाग रहे डॉक्टर इधर से उधर। फिर बाद में उस पर केस चला, उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन कमेंट सेक्शन में देखना था, बोले डॉक्टरों की ऐसी ही पिटाई होनी चाहिए। वो हड़ताल पे बैठ गए, क्योंकि डॉक्टरों को तो थोड़ी सी सुई भी चुभ जाती है ना, वो सीधे हड़ताल पे बैठ, नाजुक होते हैं डॉक्टर्स। अगला न्यूज ये है कि लीडर, ये तो ठीक है, हाँ ये है कि किसने बोला ये, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि MP और MLA जो होते हैं, संसद और विधायक, उनके लिए एक अलग कोर्ट लगनी चाहिए, उनके क्राइम के लिए अलग ही कोर्ट लगनी चाहिए। तो अभी अभी मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि स्पेशल कोर्ट ऑफेंस सेंट्रिक होना चाहिए, ना ही ऑफेंडर सेंट्रिक। इसका मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला कि सुप्रीम कोर्ट अलग से एक कोर्ट होनी चाहिए, किसके लिए, MP MLA के खिलाफ, क्योंकि ये लोग भी बहुत अपराध करते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला है मद्रास की कि स्पेशल कोर्ट अपराध के लिए बनना चाहिए, अपराधियों के लिए नहीं। तो MP MLA जो अपराधी हैं उनको सेंटर में मान के कोर्ट बनाया जा रहा है, तो ऐसा करना गलत है। और कोर्ट जो होता है वो ऑफेंस सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक। तो ऑफेंडर कौन, MP MLA। तो ऐसे कोई कोर्ट नहीं बनने चाहिए, ऐसी राय चल रही है। अब देखो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आपस में भी पंगे ले लेते हैं एक दूसरे से, चलता है। फिर कई बार आर्टिकल 131 का यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्ट का, कि आप अपने तरीके से निर्णय लें। तो आर्टिकल 131 तब स्टार्ट होता है जब एक राज्य या बहुत सारे राज्य झगड़ा कर लें सेंटर से। जब डिस्प्यूट शुरू हो एक या ज्यादा राज्यों में, आपस में नहीं, किसके खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, तब ज्यूरिसडिक्शन किसका आ जाएगा अपने आप, सुप्रीम कोर्ट का। किसके तहत, 131 के तहत। क्योंकि सेंटर कानून बनाता है और बोलता है, थोपता है राज्यों को कि ये लागू करो। तो राजस्थान की असेंबली ने 3 बिल पास किए केंद्र सरकार के 3 बिल को रोकने के लिए, किसान बिल। तो 3 किसान बिल जब आए तो राजस्थान ने भी क्या कर दिए, 3 बिल डाल दिए कि ये 3 बिल हमारे यहां नहीं चलेंगे। तो उसके लिए भी तो कानून लाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो तो पूरे इंडिया में चलेगा।
और इस मामले में जो विवाद हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया कि मैं अपनी शक्ति 131 का इस्तेमाल करके निर्णय देता हूं। मामला चल रहा है, जब आएगा तब आएगा। ये सेम टू सेम केरला ने भी फाइल किया था जब एनआरसी की बात हुई थी, और सेम टू सेम छत्तीसगढ़ ने भी फाइल किया था जब बात हुई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, एनआईए। एनआईए तो नया नया है ना, वो आई थिंक 2006 में बना था एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, शायद 2006 में बना था, एग्जैक्टली तो नहीं, 99% श्योर हूं कि हाँ 2006 में बना था एनआईए। तो छत्तीसगढ़ को एनआईए से प्रॉब्लम, केरल को एनआरसी से प्रॉब्लम, और राजस्थान को 3 बिल से प्रॉब्लम। और इन तीनों में झगड़ा क्या दिख रहा है? स्टेट वर्सेस सेंटर। तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? 131 लिख लिया अपने अकॉर्डिंग आपने। पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति तो हमने पढ़ ली है, 5 होती हैं। वो सब ना, फांसी की सजा को या तो जीवन भर की सजा बना सकता है जेल में, या कम कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, सजा को लंबित कर सकता है, रोक सकता है कुछ समय के लिए, वो सारी पावर्स इनकी होती हैं। तो पार्डनिंग पावर्स में आर्टिकल पता होना चाहिए। जब राष्ट्रपति की बात करो तो आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां, द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, आर्टिकल 72। कितनी शक्तियां होती है? 5, ब्रैकेट में 5 लिख लेना। और जब अपन गवर्नर की बात करें तो 161, 72 और 161, ये दोनों क्षमा शक्तियां होती हैं, एक राष्ट्रपति के लिए और एक राज्यपाल के लिए। थोड़ा सा फर्क रहता है, दोनों की शक्तियां बराबर रहेंगी माफ करने में, लेकिन प्रेसिडेंट को 2 एक्स्ट्रा मिलेंगी। फांसी वाली वो गवर्नर माफ नहीं कर सकता, और दूसरी कोर्ट मार्शियल वाली, वो भी गवर्नर माफ नहीं कर सकता। तो सारे याद कर लेना, और उसके बाद फर्क याद रखना, फांसी की सजा और कोर्ट मार्शियल, ये ताकत गवर्नर के पास नहीं होती है कि वो माफ कर दे, ये ताकत सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। ये डिफरेंस है। और लास्ट लिखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी। कब कैसे आया वो लिख लो। फॉर्म्ड विथ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रतिस्पर्धा कानून 2002 से बना। फॉर्म्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, प्रतिस्पर्धा कानून 2002 से बना। स्टार्टेड इन 2003, 2003 से शुरू हुआ। संपूर्ण न्यायिक होगा या अर्ध? अर्ध, क्वाजी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संस्था है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संस्था है। काम क्या है इसका? ऐसी प्रैक्टिस को दूर करना जिससे कंपटीशन कम हो। इसका काम क्या है? कंपटीशन बढ़े, सबको बराबर मौके देना। तो अगर किसी को भी समस्या होती है तो वो इस आयोग में शिकायत कर सकता है कि हमारा कंपटीशन खराब हो रहा है। वर्क लिख लो, कार्य क्या है? एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस, उन कार्यों को हटाना, दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जिससे प्रतियोगिता में गलत प्रभाव पड़े। दैट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जिससे प्रतियोगिता में गलत प्रभाव पड़े।